Welcome to CR International School online classes. Hello students, our current topic is our continuing topic, order of reactions in different chemical reactions which is based upon the mechanism of the reactions. तो जैसे आपको याद हो बेटा लास्ट वीडियोस में हमने आपको जैसे एक जो डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन था ऑन द कंसेंट्रेशन, तब हमने आपको क्या पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कराता हूँ, ठीक है ना चीजों को। तो हमारे पास क्या था, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था A.A है ना प्लस B.B प्लस C.C इक्वल टू हमारे क्या बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल था बेटा। तो हमने यहाँ पर शुरुआत में जब रेट बताया तो R इक्वल टू के, पहला रिएक्टेंट कौन है जी, कैपिटल ए का एक्टिव मास की पावर स्मॉल है, ठीक है, इंटू सेकंड रिएक्टेंट B के एक्टिव मास की पावर B इंटू कैपिटल C के एक्टिव मास की पावर C। इज इट क्लियर? तो हमने जब इसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, फिर हमने पाया कि ये जो एक्टिव मास है वो यूज प्रॉपर नहीं होता, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। जैसे हमने याद करो आपको 2 टाइप के एग्जांपल्स दिए थे। क्या दिए थे? एक एग्जांपल दिया था बेटा हमने, कौन सा, आपको SO2Cl2 ब्रेक होके आपको क्या देता है, SO2 प्लस Cl2 देता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास रेट इक्वल टू के बन जाएगा, SOCl2 का एक्टिव मास के आगे क्या है 1, तो पावर 1 बन गई। तो यहाँ तो सही रहा, रेट सेम ही आया, ठीक है ना बेटा। तो लेकिन जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल और आपको बताया, जैसे 2N2O5, ठीक है बेटा, और इक्वल टू हमारे पास क्या था 4NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर अगर हम रेट देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास क्या था, R इक्वल टू के, N2O5 के एक्टिव मास की पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे कॉफिशिएंट है मोलर वो पावर बना देंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसका रेट निकाला गया तो वो क्या मिला बेटा, N2O5 और उसके एक्टिव मास की पावर हमारी क्या मिली बेटा, 1। मतलब कहने का जो स्टेप 1 है, रिएक्शन को जो स्टार्ट कराने वाला स्टेप है, उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 काम आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है वही काम आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमने जो रेट था, जो प्रैक्टिकल अप्रोच से था बेटा, ये मैं पूरा नहीं कर रहा क्योंकि आपको लास्ट वीडियोस में हमारा पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो रिवीजन के बतौर समझा रहा था कि आज मुझे इससे बेसिस पे कुछ और भी बताना था। तो हमारे पास क्या था कि कहने का जो रिएक्शन का रेट होता है, उसमें जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाला स्टेप होता है, स्लो स्टेप जिसको बोला जाता है, इनिशियल स्टेप जिसको बोला जाता है, उसमें रिएक्टेंट की कितनी कंसेंट्रेशन रिएक्शन को स्टार्ट कराने में अपना रोल प्ले कर रही है, तो रेट बेसिकली उस पर बेस्ड होता है। वो क्या हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। देखो यहाँ इसकी मोलर कंसेंट्रेशन 2 दिख रही है, मोलर कोफिशिएंट, लेकिन पावर में 2 नहीं आया, तो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में 2 काम नहीं आ रही है, ओवरऑल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे भी 1 दिख रहा है और वो उसको रिएक्शन के स्टार्ट कराने में भी काम आ रहे हैं बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर एक रेट लॉ बनाया गया फिर, ठीक है बेटा। तो वो रेट लॉ क्या बनाया गया कि R इक्वल टू के, A टू द पावर P है ना, B टू द पावर Q और C टू द पावर R। अब ये PQR क्या है बेटा, तो PQR रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन है मोलर जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ABC क्या है, वो जो आपको रिएक्शन दे रखी है उसमें ओवरऑल जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो। तो हमारा जो रेट होता है, कभी कभी जैसे इस रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास ये मतलब ये दोनों तरफ से चाहे आप इससे निकालो सेम ही आएगा। मतलब ए की वैल्यू पी के बराबर, बी वाली वैल्यू क्यू के, सी बराबर आर के बराबर। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो उसमें जो हमारा पहला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है ना, ये पावर्स उन पर बेस करती है पीक्यूआर। ये याद आ गया आपको बेटा? ये बहुत अच्छे से मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपने देखा होगा। तो आइए उसी चीज का शॉर्ट में एक रिवीजन है। तो कहने का मतलब ये, और इसी पे बेस्ड हमने बेटा एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पढ़ाया था। तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है बेटा, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, पहले आप उस इक्वेशन पे रेट लॉ लगाएं, और रेट लॉ में जो एक्टिव मास की पावर्स होती हैं, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास की जो पावर्स होती हैं, उनका एडिशन क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है। जैसे मैं इस रिएक्शन के लिए अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो आपको क्या बनेगा भाई, रिएक्टेंट ये और इसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा 1। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं बेटा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा, आगे भले ही 2 दिख रहा है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा 1। तो आप पहले, क्योंकि ये तो गलत है, ठीक है ना, ये वाला गलत है, आपका ये सही है, तो पहले इक्वेशन पर रेट लॉ लगाइए मैकेनिज्म पे बेस्ड हो गए, क्लियर है पॉइंट, और उसके बेसिस पे आप अपना रेट बता दीजिए, है ना, उसमें जो पावर्स हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रिएक्शंस दिखाना चाहता, मतलब, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेटा ये भी बताया था, याद करिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
होल नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 वगैरह आते हैं। इज इट क्लियर? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन में भी हो सकता है, जैसे याद करिए मैंने एक एग्जांपल दिया था H2, दो एग्जांपल दिए थे, एक H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl बनाते हैं। यहाँ बेटा हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो कितना था, 0। और एक मैंने एग्जांपल दिया था H2 प्लस Br2, ठीक है बेटा, और वहां वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में था, और वहां हमारे पास क्या था, वही 2HBr है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, क्लियर, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन में भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है। तो मैंने याद करिए 0 की कंडीशन क्या क्या बताई थी, इस वाले की कंडीशन कि अगर रिएक्शन को स्टार्ट कराने में सनलाइट, पता आपने कोई हीट किया, आपने एनर्जी दी, है ना, इनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है बेटा, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है। अभी ये नहीं होता कोई कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट कराता, तो कैटलिस्ट के कई काम होते हैं, कोई रिएक्शन स्लो हो रही होती है उसको फास्ट भी कराता है ना। लेकिन जब कैटलिस्ट या मतलब सनलाइट रिएक्शन को स्टार्ट कराएगी, क्लियर है पॉइंट, तब क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रोल नहीं आया। समझ में नहीं? क्लियर है पॉइंट? लेकिन यहाँ भी देखो सनलाइट है बेटा, ये भी एक फोटोकेमिकल दिख रही है, लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि जो वहां पर रिएक्शन कुछ स्लो हो रही होती है, सनलाइट देने पर वो तेज होने लगती, तो वो तो पहले से भी रही ना, तो जो पहले हो रही थी वो किस हिसाब से उसमें रिएक्टेंट का रोल है। तो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप इसका रेट लॉ निकालोगे तो R इक्वल टू क्या बनेगा, K H2 की पावर 1 एंड Br2 की पावर क्या बनेगा बेटा, हाफ। मतलब कहने का रिएक्शन को स्टार्ट कराने में हाइड्रोजन गैस के 1 मॉलिक्यूल और Br2 के हाफ मॉलिक्यूल ने रोल प्ले किया है, तो 1 प्लस हाफ 1.5 बन गया बेटा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है पॉइंट। और यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट कराने में ना इसका रोल है ना इसका रोल, दोनों की पावर 0 ही है, तो वहां पे क्या हो गया, 0। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेटा ये सब पढ़ाया था, क्लियर है पॉइंट आपको। अब देखो इसी में मैं आपको एक चीज और ये बता दूं कि अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेके चलता हूं, ठीक है, जैसे ये सब पुराने एग्जाम्पल्स हैं, अब इनसे अलग कुछ एग्जाम्पल ऐसे है ना जो हमें जो मतलब आगे मोलर कोएफिशिएंट दिखते हैं बेटा, और मैकेनिज्म के थ्रू भी बेटा रिएक्शन को स्टार्ट कराने में वही रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन में दिखते कुछ हैं और रिएक्शन को स्टार्ट कराने में कुछ और यूज में आता है। ठीक है बेटा, तो हम जल्दी से इसको लेंगे, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, है ना। इधर ये फॉर्मूला वाला पॉइंट इधर कर दिया मैंने, बाकी अब अपने एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जैसे बेटा हमारे पास क्या है, क्लियर, कि एक तो शायद पता नहीं अभी मैंने कल आपको दिया था कि नहीं दिया था, मतलब 2NO2 प्लस F2, शायद ये भी आपको करा दिया था, क्लियर। तो ये बनाता है आपके पास, हमारे पास 2NO2F, क्लियर। अब यहाँ पे भी हमारा जो रेट है वो क्या होता है, K इक्वल टू NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। तो आप जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी क्या आएगी, 1 + 1 मतलब 2। तो मतलब समझे कि इसको रिएक्शन को स्टार्ट कराने में, अब जैसे देखो समझ में आ गई नहीं, वैसे आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा भाई इसके 2 है इसके 1 है, 2 + 1 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना, ये वो वाली कंडीशन हो जाएगी, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है नहीं। लेकिन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म वाइज भी करके दिखाया था बेटा, कि NO2 का 1 मॉलिक्यूल F2 के हाफ मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, वो सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपका F आपस में रिएक्शन करता है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना बेटा। और फिर जो बनता है उससे एक NO2F बन जाता है, जो एक बचता है दूसरा वो दूसरे वाले से करता है फिर, ठीक है ना। याद करो इस टाइप से मैंने कराया था, अगर आपको याद हो मैकेनिज्म के बेसिस पर, कि पहले 1 NO2 और 1 F2 मिलके आपका क्या बनाता है, NO2F प्लस एक F फ्री रेडिकल बच गया। और अब ये जो बचा हुआ फ्री रेडिकल है ना, ये किसके पास जाएगा, आपके पास इस दूसरे वाले के साथ मिलके NO2F, इधर भी इधर कट गया, तो आपके पास 1 और 1 2 हो गए बेटा, और 1 F2 हो गया, 2 NO2F हो गए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा ये मैकेनिज्म वाइज, तो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप क्या है ये, तो हमारा जो रेट होगा, रेट बेसिकली डिपेंड, जो रेट लॉ है वो किस पे लगता है, इनिशियल स्टेप पे लगता है, ना कि ओवरऑल। एक सीधा सा पॉइंट, ये क्या है, एक ओवरऑल है और ये क्या है, इनिशियल स्टेप। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा तो पहले रेट लॉ लगाना होगा, तो रेट लॉ ओवरऑल पे नहीं लगेगा, रेट लॉ रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाले स्टेप पे लगेगा, बस इतनी सी बात याद रखो, तो कभी कोई गलती होगी नहीं। हाँ, अब ये चीज आपको एक कह सकते हो बेटा कि भाई हमें सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म तो पता नहीं है सर,
तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो बेटा यहाँ पर अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको स्टेप मैकेनिज्म दे रखी होती है, रिएक्शंस दे रखी होती हैं और आपसे तभी पूछता है, ये नहीं आपको ओवरऑल दे दे और आपसे सीधे पूछे। हाँ, वो सीधे वाली कैसी हो सकती है, जो आपकी बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में थी, ठीक है नहीं, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थी। ऐसी रिएक्शंस जो डायरेक्टली पता है कि इसे देख के बच्चा बता सकता है कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसी तो डायरेक्टली ओवरऑल आती है। बाकी सारी जो रिएक्शन है उसको ओवरऑल दी हुई नहीं आती बेटा, वो स्टेप बाय स्टेप ही आती है। हाँ जी बच्चों, तो आप कुछ न्यूमेरिकल कुछ रिएक्शंस को लेके चलते हैं जिसमें हमारी कुछ अच्छी से एक पॉइंट्स दिखेगा बेटा। देखो एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है क्वेश्चन है, तो वो रिएक्शन देखते हैं क्या है। मतलब उसमें क्या पूछा है, राइट डाउन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन इक्वेशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आया हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे पास क्या पॉइंट है कि आपको बेटा एक इक्वेशन अभी इसमें मैं लिखूंगा, ठीक है नहीं। तो इक्वेशन क्या है, देखो बेटा, NO2 प्लस CO इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा, NO प्लस CO2। ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है और इस पे रेट लॉ पूछा गया है आपसे। रेट लॉ आपको लिखना है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इन जनरल बच्चे को यहां पर देखो वही चीजें कैसे आएगा, R इक्वल टू K। पहला रिएक्टेंट कौन है बेटा, NO2 का आगे कंसेंट्रेशन 1 इंटू CO की एक्टिव मास की पावर भी क्या बनेगी बेटा 1। तो ये रेट लॉ हो गया। और अगर हम इस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें बेटा, तो वो क्या बनेगा 1 + 1 करके 2 बन जाएगा। लेकिन अब हम इसके बेटा देखो मैकेनिज्म वाइज, है ना, मैकेनिज्म वाइज जाते हैं। तो देखो रिएक्शन का जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या होता है, NO2 का 1 मॉलिक्यूल और NO2 का ही दूसरा मॉलिक्यूल। समझ में आ गया मिलके? बेटा आपको क्या देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO देता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 देता है। मतलब आप समझ रहे, रिएक्शन को स्टार्ट कराने में बेटा, भाई हमारे पास टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे NO2 है, बहुत सारे CO है, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है कि NO2 के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 फॉर्म करता है। और फिर ये जो NO3 बना है बेटा, ये किसके पास जाता है, ये बेटा आपके पास CO के पास। अब जो बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बना हुआ NO3, ये इसके पास जाता है और क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है और हमारे पास क्या बन जाता है, NO। तो CO2 और NO2 बन जाएगा आपका बेटा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से अगर आप इस रिएक्शन पे ध्यान दो और आप इसका ओवरऑल बनाओ। पहले तो बैलेंसिंग देख लो एक बार जरा पहले, कि भाई पहले पॉइंट समझे, बैलेंसिंग देखते चले। तो N और N मिलके देखो हमारे पास 2N है, 1N ये रहा, 1N ये रहा। टोटल ओवरऑल ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4। जो CO था सेकंड मॉलिक्यूल, जब एक NO3 जो है इसके पास गया बेटा, अब यहाँ टोटल ओवरऑल कार्बन 1 N1, कार्बन 1 N1, ऑक्सीजन 3 और 1 4, 2 और 2 4। बैलेंसिंग हो गई। कहने का मतलब स्टेप 1 जो हमारा है और स्टेप 2 जो है, जो स्लो स्टेप है बेटा, है ना, उसमें क्या काम होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NO2 यही मिलकर रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं NO और NO3। और जो NO3 बना बेटा वो जाता है कार्बन मोनो से रिएक्शन करने और उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और NO2 में। अब अगर हम इसका ओवरऑल स्टेप निकाले बेटा, तो आप देखते हो रिएक्टेंट साइड NO2 एक ये रहा, एक रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड है बेटा, और तो दिख नहीं रहा। एक NO3 ये दिख रहा है, एक NO3 है, कार्बन मोनो इधर नहीं है, NO2 इधर था, वो हो गया। तो अब अगर आप इसका ओवरऑल बनाओगे रिएक्शन, तो देखो क्या बनेगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस कार्बन मोनो, ये दोनों तो क्रॉस हो गए बेटा, और इधर क्या बचा मेरे पास, NO प्लस CO2। तो ओवरऑल आप मैच करो, ओवरऑल वही बन गई जो आपको दे रखी है। तो अब आप मुझे बताओ जो रेट लॉ लगाओगे वो कहाँ लगाओगे। रेट लॉ तो बेटा जो हमारा इनिशियल स्टेप होता है उस पर बेस्ड होता है, R इक्वल टू K। और यहाँ पर NO2 का क्या है, पावर, वही 2 मॉलिक्यूल का हमारे।
तो NO2 का एक्टिव मास की पावर बन जाएंगे। और अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बताते हैं, ठीक है पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 2। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे, तो हाँ यहाँ पर एक हिंट पता और क्या चीज गिवन और आती है आप लोगों को घुमाने के लिए, इधर राइट डाउन द, ये मतलब आ सकता है इसे एक बार तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आया और कंपटीशन में यही सवाल कैसे आया है, वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है कि राइट डाउन द रेट लॉ फॉर द गिवन इक्वेशन, है ना, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन इक्वेशन इज 2। मतलब अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपसे रेट लॉ भी पूछ लिया, तो देखो रेट लॉ ये नहीं होगा जो आपने बनाया, आप ये बनाया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहाँ भी देखो 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, लेकिन ये किस पे बेस्ड होता है, इस पे, समझा। लेकिन ये रेट लॉ करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपसे रेट लॉ भी पूछ लिया और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ लिया, लेकिन कंपटीशन में घुमाने के लिए कर देता है, इस पूरे सवाल में केवल रेट लॉ पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देता है। तो बच्चा जब 2 देखता है तो सोचता है 1 ईयर है 1 ईयर 2 ही होगा, पटाख से उसका रेट लॉ ये ऑप्शन चूज कराता है, और ये ऑप्शन चूज करते उसका क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, तो कंपटीशन में ये सब चीजें थोड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन हमने ये देखा बेटा, ठीक है क्लियर। तो आप देखो यहाँ एक रेट लॉ का आया, एक ऐसी बेटा देखो एक इक्वेशन और कराता हूँ आपको, चलो इधर शॉर्ट में करा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है क्या कि 2NO, ये क्वेश्चन अगला कर देता हूँ, 2NO प्लस बेटा 2H2 इक्वल टू क्या है N2 प्लस H2O2, आपके पास H2O बैलेंसिंग है, जरा देखते हैं कि नहीं। कि हमारे पास 2N है बेटा, 2N ये आ गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास क्या है 2 इधर लिया हमने, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 to the 4। अब ये बैलेंसिंग है, अब हमें इसमें बताना है। लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज्म पे ध्यान दें बेटा, तो स्टेप 1 में क्या होता है हमारे पास कि ये जो 2NO मॉलिक्यूल होते हैं ये 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके N2 बनाता है और आपके पास बेटा H2O2 बनाता है, ठीक है। और ये जो बना हुआ H2O2 होता है ये किसके पास जाता है, दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास जाता है और वहां पे इसको कन्वर्ट कर देता है 2। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ में आया। इसके एक नाम और होते हैं, स्टेप 1 को हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं बेटा, और स्टेप 2 को फास्ट स्टेप भी बोला जाता है ना। ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, स्लो तो बता दिया था, फास्ट नहीं बताया था। तो अब मैकेनिज्म समझे बेटा, आपका क्या बना कि फर्स्टली जैसे H2 पे तो बहुत सारे करोड़ों अरबों आपके NO के मॉलिक्यूल है, करोड़ों अरबों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2 के, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट किसने कराया, NO के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल है, और इनके क्या बनाया, N2 बनाया और H2O2 बना लिया, ठीक है बेटा। अब ये बना हुआ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये बचे हुए बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो यहाँ पे ओवरऑल बनाओ, तो है ना, ओवरऑल आप जब करोगे तो देखो क्या होगा, H2O2 से कट जाएगा, 2NO हमारे हो गए, 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो गए, N2 मॉलिक्यूल हो गया, 2 वाटर हो गया, तो ओवरऑल यही आ गया। लेकिन जो हमारा रेट लॉ लगेगा वो तो स्लो स्टेप पे लगेगा बेटा, R इक्वल टू के NO के एक्टिव मास की पावर 2 और H2 के एक्टिव मास की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बन के आया बेटा भाई, वो हमारे पास क्या रहेगा, 2 + 1 = 3। पॉइंट आ गया बेटा आपको समझ में, क्लियर है पॉइंट नहीं बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बाकी मैं क्या करता हूँ, ऐसी जो मेनली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आपसे कहूंगा कि बुक्स में प्रदीप दिनेश ABC वगैरह में बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उन्हें ना करके अपने 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करिए, क्योंकि वो लिमिटेड क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में आते, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता है ना, ठीक है ना बेटा। तो बोर्ड के क्वेश्चन करिए, NCERT करिए, और इसके अलावा मत करिएगा इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने वाले बेटा, ठीक है क्लियर, क्योंकि वो आपके बोर्ड के हिसाब से दे रखे। चलिए इसी में बेटा एक हमारा टॉपिक बनता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से हम उस टॉपिक को और करते हैं, तो फिर हमारे ये टॉपिक ओवर होंगे और फिर हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जरा हम इसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें पी साइलेंट होता है ना। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो सूडो का मतलब अगर वैसे भी देखो आप अगर डिक्शनरी में और इंग्लिश में कई बार यूज में आता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो प्रॉपर नहीं है, जो आंसर सही नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो नहीं है, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन क्लियर है। तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है, रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर द सर्टेन कंडीशंस बिकम्स द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कुछ कंडीशंस की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शामिल हुई, क्लियर, लेकिन ट्रूली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्लियर। और जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से उसको कहां रखा गया, फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन में रखा गया, तो ये सूडो की कंडीशन होगी, सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है नहीं बेटा। तो अब देखो वो क्या चीजें होती हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो हमारे पास है C12H22O11, ठीक है, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ये आपके बायोलॉजी में आप ये रिएक्शंस पढ़ते हो बेटा, C12H22O11 आपने स्टार्च होता है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वगैरह आपने इसको कराया। तो जब हम इसकी बेटा रिएक्शन कराते हैं, क्लियर, तो इसकी रिएक्शंस कराने पर आपके पास क्या बनता है, C6H12O6 और C6H12O6। तो ये आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज और है ना आपके पास फ्रक्टोज, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वाटर क्या लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं बहुत ज्यादा। मतलब पॉइंट समझते हो क्या हो, जब हम आपके पास ये सेलुलोज होते हैं, स्टार्च होते हैं ना, C12H22O11, जब इनकी एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और पानी बहुत एक्सेस में लेते हैं और कुछ एंजाइम्स इन्वर्टेज और जाइमेज की प्रेजेंस में हम C12H22O11 की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो बेटा हमारे ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन होके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन। अब बात आती है जैसे अगर हम इस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो R=K C12H22O11 के एक्टिव मास की पावर 1 और H2O के एक्टिव मास की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो अगर आप निकाला जाओ, है ना, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा, अगर आप इसको देखते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका बना वो आपका बन गया 1 प्लस मतलब 2। तो देखो ट्रूली तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन होता क्या है बेटा कि जो चीज एक्सेस में होती है, समझ में है, अगर कोई चीज जो मतलब हमारे पास 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं और उसमें से कोई 1 रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है और इतना ज्यादा एक्सेस में है कि उसके बेसिस उसके कंपैरिजन में दूसरा वाला बहुत कम है, नेग्लिजिबल, तो हम एक्सेस वाले की डिपेंडेंसी नहीं मानते। रेट में डिपेंडेंसी किसकी मानी जाती है भाई, देखो जैसे सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन बनाया आपने, तो आप सॉल्वेंट मतलब वाटर बहुत ज्यादा होता है, शुगर थोड़ा सा मिलाते हैं ना, सॉल्ट बहुत ज्यादा, तो आप क्या बोलते हो उसको, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो इंपॉर्टेंस है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस पे बेस्ड है, जो अमाउंट में कम है, जिसको आपने डिसॉल्व किया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से 1 रिएक्टेंट मतलब दो रिएक्ट मोर देन 1 के मतलब 2 ही होंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे और उनमें से एक जिस वो जो बहुत एक्सेस में है, तो रिएक्ट जो हमारा प्रोडक्ट हुआ, तो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जो रोल है वो किसका है, जो एक्सेस में कम है, जिसके बेसिस पे वो सॉल्यूशन है। समझ में आया। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर वो रेट लॉ नहीं बनेगा, प्रॉपर रेट लॉ क्या बनेगा, R=K, है ना, और आपके पास C12H22O11 है, इसकी पावर 1, मतलब रेट की जो डिपेंडेंसी है वो वाटर पे नहीं होगी। जो चीज एक्सेस में होगी याद रखना, उस पे रेट लॉ नहीं लगेगा, वो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में उसका रोल नहीं माना जाता। डिपेंडेंसी किस पे मानी जाती है, जो अमाउंट में कम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 2 की जगह क्या हो गया बेटा 1, तो आप इसको याद रखना, क्लियर है पॉइंट। तो एक ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, क्लियर, ओके। अब देखो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे कि इन रेट कांस्टेंट अलग अलग डिफरेंट मतलब ऑर्डर पे। याद करो मैंने एक चीज कहा था कि जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड। तो अगली वीडियो में हमारी टॉपिक यही होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक हमारा मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक आएगा वो, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है हमारा वो टॉपिक होगा, ओके। चलिए, थैंक यू।